तो आपकी आंखों में करोड़पति अरबपति बनने का ख्वाब झिलमिलाने लगा। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपने अपनी बेटी की आंखों का ख्वाब छीन लिया। अपने जमीर का गला घोटते हुए अमर साहब से अपनी बरसों पुरानी दोस्ती तोड़ ली। बेहद अफसोस की बात है चंद्रा साहब कि आपने अपने लालच के लिए अपने से, अपनी बेटी से, अमर साहब से और हमसे बहुत बड़ा धोखा किया है। कि आप अपने फायदे के लिए किसी और जगह अपनी बेटी की शादी नहीं सौदा कर रहे हैं। मान क्यों नहीं लेते कि अपनी बेटी की बर्बादी का कारण तुम हो, सिर्फ तुम खुदगर्ज, लालची और जालिम हो। यानी आज से हमारे बीच कोई कारोबारी ताल्लुकात नहीं रहेंगे। दूसरे लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि आज के बाद आप हमारे किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लौट गया। आप लोग खुशनसीब हैं जो पुलिस की गाड़ी उस वक्त राउंड पे थी और हम लोग बेहोश और घायल पड़े हुए चंद्रा साहब को उठाकर हॉस्पिटल ले आए और डॉक्टरों ने उनकी जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया। वैसे हम लोगों ने एक्सीडेंट का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन फिर भी कल सुबह एक बार आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। हम लोग जरूर आ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। बैठो आशा, बैठो। आशा, आखिर ये सब हुआ कैसे? सिंह साहब से मिलने गए थे। मैं डिनर पे इंतजार करी थी, इतने में पुलिस स्टेशन से फोन आया। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर जब मैंने सिंह साहब के घर में फोन किया तो नेहा ने बताया कि वो उदय के साथ बेंगलोर चले गए हैं। फिर मैंने तुम्हें फोन किया। अच्छा किया आशा। नेहा बेटी, इस हादसे की इत्तला तुम सिंह साहब और उदय को मत देना, वरना वो खामखा वहां परेशान होंगे। मगर अंकल। बेटी, तुम क्यों फिक्र करती हो? हम लोग हैं ना यहाँ। घबराओ नहीं आशा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, चंद्रा साहब का एक्सीडेंट बहुत सीरियस था, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हम उनकी जान बचाने में कामयाब रहे। डॉक्टर साहब, क्या हम दिनेश से मिल सकते हैं? अभी नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस है। वैसे हमने उन्हें ऑपरेशन थिएटर से रूम में शिफ्ट कर दिया है। मिसेस चंद्रा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप प्लीज मेरे रूम में आइए। क्या हम पहले उनसे मिल नहीं सकते? अभी नहीं, इत्मीनान रखिए। होश में आते ही आप उनसे मिल लीजिएगा। फिलहाल आप मेरे साथ आइए प्लीज।
बाहर जाइए, प्लीज। मम्मी। आशा, आशा, दिनेश अब आज की जिंदगी कैसे गुजारेगा अमर? हिम्मत रखो आशा। अगर तुम्हें दिल छोटा कर बैठी तो चंद्रा साहब का क्या होगा? सब्र करो। दिनेश ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अंदर अंदर घुट के मर जाएगा। बी ब्रेव आशा। वक्त इंसान के हर जख्म को भर देता है और हालात उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का हौसला देते हैं। हाँ आशा, हाँ। आइए डॉक्टर साहब। मिसेस चंद्रा, मैंने आपको उन्हें घर लाने की इजाजत तो दे दी, बट आई होप वो ज्यादा एग्जर्शन तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ। गुड। हेलो चंद्रा साहब। हेलो कैसे हैं डॉक्टर। बेटर। वेरी गुड। ओके मिस्टर चंद्रा, कल शाम को फिर आता हूं। थैंक यू डॉक्टर साहब। सी यू टुमारो। सी यू। आओ कार्तिक। चंद्रा साहब की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। चंद्रा साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं जिंदा बच गया, क्योंकि जिंदगी की और सजा काटनी थी मुझे अभी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कार्तिक साहब, मुझे याद है कि एक दिन मैंने इसी घर में आपकी बहुत बेइज्जती की थी। गुजरी हुई बातों को भूल जाइए। मैंने तो आपकी उन बातों का बुरा नहीं माना। बुरी बातों का बुरा न मानना भले लोगों का काम है। अपनी भूल को रियलाइज करना भी तो भला काम है। भगवान ने मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कार्तिक साहब। चंद्रा साहब, आज तक इस संसार में कोई इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाया है और ना ही कुछ कर सकता है। जो भी करती है वो होनी करती है, इसलिए उसके फैसले से उदास या परेशान ना होकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आप ठीक कहते हैं। इस संसार में भला होने के आगे किसकी चली है? पापा, चंद्रा अंकल की तबीयत कैसी है? ठीक है बेटे, द गॉड इज ग्रेट। हाँ, वो तो आशा आंटी के कर्म अच्छे थे, वरना। रजत, आई एम सॉरी पापा। पापा, आज के अखबार में एक वेल रेप्यूटेड फर्म के टेंडर का नोटिस छपा है। क्या लिखा है इसमें? पापा, इस फर्म वर्ल्ड वाइड टूर्स एंड ट्रैवल्स को अपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 20 लग्जरी कोचेस चाहिए, फिक्स रेंटल पे। पापा, में इस डील से बहुत मुनाफा हो सकता है, और वैसे भी इनकी प्रोसेसिंग फीस सिर्फ 2 लाख रुपए। तुम ये सब बताकर क्या जताना चाह रहे हो? पापा, मैं ये टेंडर भरना चाहता हूं। पापा, वैसे भी हमारा ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट का इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, क्यों ना हम एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट करें? बेटा, तुम नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन 20 नई बसों का मतलब जानते हो? 2 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन पापा, इसके लिए हम बैंक से लोन भी तो ले सकते हैं। फिर भी 25 से 30% रुपया तो तुम्हें अपने पास इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, यानी तकरीबन 50-60 लाख रुपए चाहिए तुम्हें शुरुआत के लिए। और फिर नया ऑफिस खोलना पड़ेगा, अच्छा खासा स्टाफ भी अपॉइंट करना पड़ेगा तुम्हें। पापा, जब से मैंने टेंडर पढ़ा है ना, तब से ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये काम उतना मुश्किल है जितना कि आपको लग रहा है। मैं समझता हूं बेटे, ये सब कुछ हो जाएगा। प्रोसेसिंग फीस 2 लाख रुपए भी हम भर देंगे, लेकिन टेंडर के पास हो जाने के बाद 50-60 लाख रुपए कहां से आएंगे? लेकिन पापा, थोड़ा बहुत रुपया तो आप ही इन्वेस्ट कर सकते हैं ना? नहीं बेटे, तुम तो जानते हो हमारी इन्वेस्टमेंट कहां कहां हो रखी है। अब बिजनेस रोलिंग में से और पैसा निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है।
ठीक है पापा, फिर मुझे अपना ये इरादा छोड़ना ही पड़ेगा। नो नो माय सन, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे सोचने दो। ठीक है रजत, 10-15 लाख की इन्वेस्टमेंट तो हम भी कर देंगे, लेकिन बाकी पैसे? बाकी पैसे पापा अगर आप कहें तो बड़े पापा से बात करो। बेटे, अमर साहब भी इतनी बड़ी रकम का अरेंजमेंट इतनी जल्दी कर पाएंगे ये मैं कह नहीं सकता। पापा लेकिन बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? ठीक है, अगर तुम उनसे बात करना ही चाहते हो तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू पापा। गो अहेड। मैं तुम्हारी प्रपोजल अच्छी तरह से समझ गया हूं। अगर ये टेंडर तुम्हें मिल गया तो भगवान की कृपा से इसमें तुम्हें फायदा भी काफी होगा। हाँ बड़े पापा, मैंने बिजनेस का हर पहलू देख लिया है, नुकसान की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। नुकसान वाला धंधा तो आप सोच ही नहीं सकते भैया। वो बिजनेसमैन ही क्या जो बिजनेस शुरू होने से पहले उसके फायदे और नुकसान के बारे में ना सोचे। क्यों जेठ जी? ठीक कह रही हो भाभी। बड़े पापा, टेंडर पास होने के बाद काम शुरू करने में कम से कम 50-60 लाख रुपए लग जाएंगे। 10-15 लाख रुपए तो पापा दे देंगे, लेकिन बाकी के। रुक क्यों गए बेटा, बात पूरी करो। बड़े पापा, ये बात मैं पापा की इजाजत से ही कर रहा हूं। अगर बाकी के रुपयों का इंतजाम आप कर देते तो। बेटा, इतनी जल्दी इतने रुपयों का इंतजाम करना तो मुश्किल है। तो बड़े पापा, मैं ये बिजनेस शुरू करने का ख्याल छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं बेटे, इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं किया करते। तुमने अभी अभी तो ये बात मुझसे कही है। भाई जरा मुझे सोचने तो दो कि मैं इस मामले में किस तरह और कितनी मदद तुम्हारी कर सकता हूं। लोखंडवाला में हमारा एक डुप्लेक्स फ्लैट खाली पड़ा है। हमने उसे करीब 20 लाख में खरीदा था। अब उसकी कीमत 60 लाख होगी। हम उसे बेच देंगे। और बेटा, जब तक तुम्हारा टेंडर पास होगा और तुम्हें नई बसें खरीदनी होंगी, तब तक हम फ्लैट का सौदा कर देंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू बड़े पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद थी। अब मैं चलूं? अच्छा बड़े पापा, जीते रहो बेटा। बाय शुभम, भाभी नमस्ते। ये क्या पापा, लोग जमीन जायदाद बनाते हैं और आप अपनी बनी बनाई जायदाद बेच रहे हैं, वो भी अपने लिए नहीं, रजत के लिए। रजत भी तो अपना ही बेटा है ज्योति। वो फ्लैट बेचने से उसका काम हो जाएगा। और फिर वैसे भी वो फ्लैट हमारे लिए बेकार पड़ा है। हम वहां रह तो नहीं रहे। आज हम वहां नहीं रह रहे तो क्या हुआ, कल को हम वहां रहने जा सकते हैं। और फिर जो रुपया आप रजत को दे रहे हैं, पता नहीं वापस कब करे, या फिर वापस करे ही ना। ज्योति, रजत भैया की नीयत पर शक मत करो। एक बार मैं बेईमान हो सकता हूँ, वो नहीं। पापा जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पापा जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आज ये रजत के बहकावे में आके वो फ्लैट बेच रहे हैं, कल और किसी सेंटिमेंट में आके ये बंगला ही बेच देंगे। ज्योति, आप इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं? बाप की जायदाद पर सगे बेटे का हक होता है, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस लिहाज से मेरा उस पर उतना ही अधिकार है। और मैं किसी बेगाने के लिए वो फ्लैट हरगिज नहीं बिकने दूंगी, समझे आप? ज्योति, संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार
पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार